आदरणीय शिव भाटिया साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं। एआईसीसी से प्रभारी पर्यवेक्षक बनाकर भेजे हुए डॉक्टर मनोज उपाध्याय जी हम आप लोगों से रूबरू होंगे। हमारे रतलाम के जाने पहचाने चीफ परिषद हमारे विधानसभा प्रत्याशी पारस दादा सकलेचा आप लोगों के लिए स्थानीय मुद्दे पर जवाब देने के लिए यहाँ पर आपके साथ मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ आप लोग सभी जो प्रश्न पहले कुछ ब्रीफिंग हमारे चरण सिंह जी साहब करना चाहते हैं। भाटिया जी का, शिव भाटिया जी का, पारस जी का, सभी स्थानीय और जो लोग हैं यहाँ पर, मनोज जी आए हुए हैं, मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर पत्रकारों को मिलने का आज मौका यहाँ पर दिया है। मेरे साथ इंदौर से हमारे प्रदेश के प्रवक्ता आनंद कासलीवाल भी हैं। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी खरगोन और धार जिले में आए थे और उन्होंने कई सारी बातें ऐसी करी हैं जो आधारहीन थी, जिसका कोई तथ्य नहीं था, जिसका इस चुनाव से कोई संबंध नहीं था। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए और झूठ, अनर्गल और मुद्दाहीन बातें करके यहाँ से चले गए। उनकी बातों का जवाब देने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। 2 लाइनों में मैं पहले पूरा उसका सारांश आपको दे देता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण झूठ, अनर्गल और मुद्दाहीन। नरेंद्र मोदी झूठ की मशीन। ये नरेंद्र मोदी जी जो हैं, ये पूरे देश में घूम घूम कर झूठ की मशीन की तरह बोल रहे हैं। और कल और परसों जो इन्होंने वक्तव्य किए हैं वो बेसिकली दर्शाता है कि नरेंद्र मोदी जी डर का व्यापार करना चाहते हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं फियर मॉन्गरिंग, यानी लोगों को डराना चाहते हैं। लोगों के अंदर डर पैदा करके, विभाजनकारी राजनीति करके, नफरत फैला करके वो अपनी वोट की खेती करना चाहते हैं। आज जनता ये भी पूछ रही है कि देश के प्रधानमंत्री को 10 साल का अपना रिपोर्ट कार्ड पहला देना चाहिए। विभाजनकारी राजनीति तो वो करते हैं, उसको प्राथमिकता देते हैं, लेकिन देश का और इस सरकार का 10 साल का रिपोर्ट कार्ड कौन देगा? क्या आपको ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो महंगाई पर कुछ न बोले जब महंगाई चरम पर है? क्या देश के प्रधानमंत्री को ये नहीं बताना चाहिए कि पेट्रोल 100 रुपये से लेकर के 70 रुपये कब होगा? क्या देश के प्रधानमंत्री को ये नहीं बताना चाहिए कि जो जीवन आवश्यक वस्तुएं हैं, आटा, चावल, दही, दूध, ये तमाम सारी जीवन आवश्यक वस्तुएं, भाजी, तरकारी, सब महंगा हो चुका है। खाने का तेल 70 रुपये लीटर था, अब 200 रुपये प्रति लीटर हो गया है। एलपीजी गैस का सिलेंडर हो या और तमाम सारी चीज़ें, इस सरकार के रहते हवाई चप्पल से लेकर के हवाई जहाज तक इस सरकार ने जीएसटी लगा दिया है। महंगाई पर एक शब्द नहीं बोलते। बेरोजगारी जो 45 वर्ष में इतनी बेरोजगारी नहीं थी जो आज है। बेरोजगारी के आंकड़े 8.5% पूरे देश के आंकड़े इन्हीं की सरकार ने दिए हुए। बेरोजगारी पर यह सरकार नहीं बोलना चाहती है। आर्थिक विषमता पर यह नहीं बात करना चाहते कि अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। इसके कारण क्या है? क्यों ये अपने उद्योगपति मित्रों के 16 लाख करोड़ रुपया माफ करते हैं लेकिन किसानों का कर्ज नहीं माफ करते? उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ माफ हो जाता है। मणिपुर के अंदर महिलाओं को निर्वस्त्र करके परेड किया जाता है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री उस पर एक शब्द नहीं बोलते। दिल्ली के अंदर महिला खिलाड़ी 1 महीने तक सड़कों पर रोती हैं, बिलखती हैं, उन्हें घसीटा जाता है सड़कों पर। देश की मेडल विजेता महिलाएं, उन्हें आखिर में जाकर प्रधानमंत्री की दहलीज पर अपने मेडल रखने पड़ते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री उस पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। कर्नाटका के सांसद प्रज्वल रेवन्ना, जिस व्यक्ति ने सैकड़ों महिलाओं की 3000 वीडियो बनाई,
यौन शोषण, बलात्कार के आरोप, ब्लैकमेल के आरोप उस पर है। उस प्रज्वल रेवन्ना के लिए प्रधानमंत्री मंच पर जाते हैं और उसके लिए कैंपेन करते हैं, उसके लिए वोट मांगते हैं और ये कहते हैं कि प्रज्वल रेवन्ना को दी गई वोट वो नरेंद्र मोदी को दी गई वोट होगी। देश के प्रधानमंत्री बाकी राज्यों में जाके, पूरे देश में जाकर के बहका रहे हैं, दहशत फैला रहे हैं, डर फैला रहे हैं, फियर मॉन्गरिंग कर रहे हैं। लेकिन जिन मुद्दों पर जनता सवाल पूछना चाहती है उस पर देश के प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते हैं। आज अमित शाह लखीमपुर खीरी में अभी भाषण कर रहे हैं। जब मैं यहाँ प्रेस वार्ता कर रहा हूँ वो वहाँ पर भाषण कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी के अंदर जिस तरह से मंत्री पुत्र ने 4 किसानों को टायरों तले रोन दिया, अब वो मंत्री पुत्र भी बाहर आ गया है। आज अमित शाह उसी मंत्री पुत्र के जो पिता है उसकी वहाँ पर तारीफ कर रहे हैं। देश के गृह मंत्री को वहाँ के किसानों से माफ़ी मांगनी चाहिए, पूरे देश के किसानों से माफ़ी मांगनी चाहिए। ये शर्मनाक बात है कि उसी लखीमपुर खीरी में जहाँ पर इन्होंने किसानों की जान ली, वहाँ पर खड़े होकर के अरुण कुमार मिश्रा टेनी की तारीफ वहाँ पर की जा रही है, कश्मीर की। लेकिन कश्मीर में आज भी आतंकवादी मुठभेड़ हमारे जवानों के साथ हो रहे, हमारे जवान शहीद हो रहे। चीन की बात करने वालों को मैं पूछना चाहता हूं कि आपने लाल आंखें दिखाने का वादा किया था, क्यों नहीं दिखा रहे हैं आप लाल आंखें? उल्टा आप उनके साथ में झूले झूलते हैं। जयशंकर ये कह देते हैं कि चीन एक बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। हम क्या बेवकूफ़ है उनसे भिड़ेंगे? ये जयशंकर हमारे विदेश मंत्री वहाँ पर कह देते हैं। और प्रधानमंत्री 20 हमारे जवान गलवान के अंदर शहीद होने के बाद कहते हैं कि यहाँ कोई घुसा ही नहीं। यानी देश का प्रधानमंत्री चीन को क्लीन चिट दे रहा है। हमारे जवान शहीद होने के बाद भी ये सरकार चीन को अगर क्लीन चिट देती है, चीन हमारा मैप बदल रहा है और ये उनके ऐप बैन कर रहे हैं। ये अवस्था है इस देश की। तो देश के प्रधानमंत्री मात्र भावनात्मक मुद्दे और फर्जी राष्ट्रवाद के जरिए जनता की वोट लेना चाहते हैं। कल उन्होंने और एक अनर्गल बयान किया। उन्होंने आरक्षण पर बात करते करते, संविधान पर बात करते करते उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब अंबेडकर की पीठ में छुरा घोंपा है। मेरा प्रधानमंत्री से ऊपर आरोप है कि आपके नेता लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं और खुलेआम कह रहे हैं कि हम संविधान बदलना चाहते हैं, हम 400 पार इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि हमें संविधान बदलना है। ये बयान उनके पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद हेगड़े, ज्योति मिर्दा, कल उनकी डिप्टी चीफ मिनिस्टर राजस्थान दिया कुमारी, ऐसे अनेक सारे लोगों ने, लल्लू सिंह, अरुण गोविल, तेलंगाना के धर्मपुरी अरविंद, ये रोज ताल ठोक के कह रहे हैं कि हमें 400 पार इसलिए चाहिए क्योंकि हमें देश का संविधान बदलना है। तो प्रधानमंत्री साहब, जो आप कह रहे हैं कि पीठ में छुरा घोंपने की बात कर रहे हैं, आपके नेता बाबा साहब अंबेडकर की जो विचारधारा है उसके सीने में सामने से छुरा घोंप रहे हैं। आपको देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, देश के सामने स्पष्टीकरण देना चाहिए। पाकिस्तान प्रेम की बात करना चाहिए उन्होंने, लेकिन मैं आज आपके ज़रिए से बताना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी के पाकिस्तान प्रेम की ये बात करते, झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री थे, कभी पाकिस्तान नहीं गए। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो अपनी शपथ विधि पर इन्होंने नवाज शरीफ को बुलाया, उसे मुख्य अतिथि करके वहाँ पर रखा। उसके बाद नवाज शरीफ के जन्मदिन पर बिन बुलाए मेहमान बन के गए। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना पहुँच गया वहाँ पर जाकर के केक काटा इन्होंने नवाज शरीफ का और इल्ज़ाम कांग्रेस पे लगाते हैं। देश के प्रधानमंत्री को यह भी याद दिलाना चाहूँगा कि जब आपकी और पीडीपी की सरकार थी तब आपने आईएसआई को पठानकोट में रेड कारपेट वेलकम दिया। जब पठानकोट में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ हमारे
आला सभी अफसर जो थे वो शहीद हुए, तब इस देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार इस देश के इतिहास में हुआ कि आईएसआई के लोग हमारे पठानकोट की एयरबेस पर आए। 10,000 पत्थरबाजों के केस माफ हुए उस समय, और मेजर आदित्य कुमार पर एफआईआर किया गया इनकी सरकार द्वारा। और उससे पहले अगर हम जाएं बीजेपी के ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ, तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने लाहौर बस सेवा चलाई थी, और जब लाहौर बस सेवा लेकर के गए तब उस समय उन्होंने मीनारे पाकिस्तान पे जाकर के माथा टेका। लाल कृष्ण आडवाणी जी जब 2005 में लाल कृष्ण आडवाणी जी 2005 में जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, तब वो पाकिस्तान गए, जिन्ना की मज़ार पर माथा टेका, और माथा टेकने के बाद उन्होंने मीडिया को कहा और उधर किताब में लिखा कि जिन्ना वॉज द मोस्ट सेक्युलर लीडर, यानी धर्मनिरपेक्षता का सर्टिफिकेट लाल कृष्ण आडवाणी जी ने दिया। तो वो भारतीय जनता पार्टी जिसका पाकिस्तान प्रेम आज से नहीं पुराना है, क्या देश के प्रधानमंत्री जो उस समय बीजेपी के अध्यक्ष थे लाल कृष्ण आडवाणी, उनके ये कृत्य के लिए माफी मांगेंगे? मात्र उल्टी बातें करके यहां से निकल जाना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये देश के प्रधानमंत्री ने कल मध्य प्रदेश की जनता को और देश की जनता का दिशा भूल करने का प्रयास किया है। मंत्री अगर मध्य प्रदेश में आए थे, अगर खरगोन और धार में आए थे, तो यहां की जनता की बात क्यों नहीं की? आज मैं उनसे चंद प्रश्न ये भी पूछना चाहता हूं कि आप आदिवासी जिलों में आए और 2013 के अंदर जो यूपीए की सरकार ने रेलवे लाइन बिछाने का तय किया था और उसके लिए फंड एलोकेशन किया था, 10 साल हो गए। दाहोद इंदौर, छोटा उदयपुर और धार रेलवे लाइन, ये 10 सालों में ये डबल इंजन की सरकार बिछा नहीं सकी है। तो क्या इस राज्य के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री को ये सवाल नहीं पूछना चाहिए कि आप लोग आदिवासियों के क्या खिलाफ हैं? जिस रेलवे लाइन बिछने से आदिवासी इलाके का, धार जिले का, जबुआ का उद्धार हो सकता है, वो काम आपने 10 सालों तक क्यों नहीं किया? अगर आप बजटरी प्रोविजन देखें केंद्र सरकार की, तो आदिवासी कल्याण के लिए जितना बजट एलोकेशन होना चाहिए वो हर साल कम होते जा रहा है। उसी तरह से आदिवासियों के ऊपर अत्याचार, अभी प्रधानमंत्री की रैली के बाद में मैंने कहीं पढ़ा कल कि बैतूल के अंदर आदिवासी को पीटा गया, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पीटा। पिछले साल एक आदिवासी के ऊपर पेशाब करी गई यहां पर। तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ये आदिवासी विरोधी भी है। क्यों नहीं उन्होंने राष्ट्रपति मुर्मू को राम मंदिर के उद्घाटन पर बुलाया? क्यों नहीं उन्होंने राष्ट्रपति मैडम को पार्लियामेंट के उद्घाटन, नई बिल्डिंग के उद्घाटन में क्यों नहीं बुलाया? ये बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह है। आदिवासी समुदाय के लिए कोई जगह नहीं है। ये मोदी सरकार मात्र हेडलाइन मैनेजमेंट, पीआर और टीआरपी में लगी हुई है, और जनता समझ चुकी है और जनता समझ रही है कि हाथ बदलेगा हालात। ये जनता के बीच ये मैसेज जा चुका है। मध्य प्रदेश की जनता ने भी, जो ये 3 फेज की वोटिंग हुई है, पहले 2 फेज में तो बहुत कम पोलिंग हुआ है और खास करके महिलाओं की पोलिंग कम हुई। वो इसलिए कि लाडली बहनों को भी इन्होंने झूठ बोला, लाडली बहनों से भी इन्होंने वादा खिलाफी की। किसानों से तो वादा खिलाफी करते ही, लेकिन लाडली बहनों को भी 3,000 रुपया देंगे कहकर अभी भी 1,250 रुपया जा रहा है। किसानों के लिए कहा कि हम 3,000 रुपया धान का देंगे, 2,700 रुपया हम गेहूं का देंगे, वो भी एमएसपी किसानों को नहीं मिल रहा। तो ये धोखेबाज सरकार, ये डबल इंजन की सरकार फेलियर है। ये मैं आज यहाँ पर आपके माध्यम से कहने आया हूँ। इस विषय में कुछ प्रश्न होंगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मध्य प्रदेश में
देखिए, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश की जनता देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी के राज्य के नेताओं ने और केंद्र की सरकार ने उनको छला है। अभी 6 महीने पहले यहाँ पर राज्य के चुनाव हुए हैं, जितनी परसेंटेज राज्य के चुनाव में पोलिंग हुई है उससे भी कम अभी हो रही है, और वो इसलिए हो रही है कि लोग निराश हैं, वो चाहे लाडली बहना है चाहे किसान है, और कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के जो 5 न्याय निकले हैं न्याय पत्र के जरिए से, नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, भागीदारी न्याय, इस पर जनता भरोसा कर रही है। जो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम जातिगत जनगणना करेंगे, उसका समर्थन लोग कर रहे हैं। लोग चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो। 1931 या 34 के बाद में आज तक जातिगत जनगणना नहीं हुई है। सर, जैसा कि अभी राहुल गांधी आरक्षण की जो 50% की सीमा है उसको खत्म किया जाएगा, तो क्या ये अनारक्षित वर्ग के साथ न्याय होगा? बिल्कुल नहीं। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आज इतने समय के बाद में, और हम तब की बात कर रहे हैं आरक्षण की, 1934 की जो मैं बात कर रहा हूँ जातिगत जनगणना की, उसके बाद आज तक कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई है, और इस देश के अंदर आरक्षण तो खारिज हो नहीं सकता। आरएसएस चाहती है कि ये आरक्षण खारिज हो जाए। 1960 में दीनदयाल उपाध्याय जी ने बुक में दर्ज किया, 2015 में मोहन भागवत जी ने लिखा किताब में, उन्होंने खुलेआम किया कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। मनमोहन वैद्य जी ने तो आरक्षण का खुलेआम विरोध किया। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस आरक्षण को खत्म करना चाहती है, ये इनका छुपा हुआ एजेंडा है। लेकिन इस देश के अंदर जो पीड़ित हैं, वंचित हैं, हम आरक्षण खत्म नहीं कर सकते हैं। आज वो संख्या बड़ी है, तो हमें पहले जातिगत जनगणना करनी पड़ेगी, और जातिगत जनगणना के बाद में ऐसा समय आएगा कि हमको 50% के आगे जाना पड़ेगा। अगर हम तमिलनाडु में 50% के आगे जा सकते हैं, वहां पर 69% हो गया है, सुप्रीम कोर्ट ने उनको 9th शेड्यूल में डाल करके अलाउ किया है, तो तमिलनाडु के लिए हो सकता है, तो पूरे देश के लिए क्यों नहीं हो सकता है? नरेंद्र मोदी जी तो आज ये सबसे बड़ा प्रश्न बताएं, जो वो आरक्षण के मुद्दे को उठाते हैं, जो वो वंचित लोगों पे अन्याय कर रहे हैं, पहले ये बताएं कि वो 50% से आगे जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते। कांग्रेस पार्टी ने तो कह दिया हम 50% के आगे जाएंगे, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि जो आरक्षण के तहत नहीं आते हैं उनके ऊपर अन्याय होगा, ऐसे नहीं होगा। उसका मॉड्यूल भी निकल सकता है। सर, आपने बताया, मैंने आपको कहा कि मैं बीजेपी के जैसे कोई एस्ट्रोलॉजर अमित शाह जैसे बोलते ना, उन्होंने हिमाचल में एक मिनट सुनो मेरी बात। हिमाचल में उन्होंने क्या कहा था, कितना पार होगा और कितना आया था। तो ऐसी तमाम सारी हम आपसे कुछ जानना चाह रहे हैं कि आप क्या हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है 15 सीटों से ऊपर कांग्रेस पार्टी जीतेगी। हम उस स्टेटमेंट के साथ खड़े हैं। ये कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, आपकी कांग्रेस ऐसा है, ये एक जंग चल रही है, ये एक इनकिलाब आया है, जैसे 1947 में इनकिलाब आया है। उस समय भी जो कायर थे वो संग में गए, जो बहादुर थे वो जंग में गए। तो जो बहादुर हैं वो हमारे साथ हैं, जो कायर हैं वो संग के साथ हैं, ये सीधी बात है। और अगर आप इतनी सी बात कहते हैं तो आपको ये भी बता दूं, बहुत से लोग कांग्रेस में भी आए हैं, खाली आउटगोइंग नहीं है, इनकमिंग भी है। आप हरियाणा में देखिए, कल ही 3 इंडिपेंडेंट जो है उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ में खड़े होने का निर्णय ले लिया है। उससे पहले हरियाणा से राव बीरेंद्र सिंह, चौधरी बीरेंद्र सिंह, ऐसे अनेक लोग हैं। ऐसे महाराष्ट्र में उमेश पाटिल से लेकर के इनके मेंबर पार्लियामेंट है वो कांग्रेस में आ चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में सिर्फ आउटगोइंग है, इनकमिंग भी है, और जो कायर है वो संग में है, जो बहादुर है वो जंग में है। सर, ये मोदी और क्यों नहीं कर पा रही, उनको एक्सपोज क्यों नहीं कर पा रही? उनको जनता के सामने वो खुद एक्सपोज हो रहे हैं, क्योंकि जनता के मुद्दे को उठा नहीं रहे। ये लड़ाई क्या है पता है? ये मोदी वर्सेस मुद्दा चल रही है। एक तरफ नरेंद्र मोदी है और दूसरी तरफ जनता के मुद्दे हैं। जनता चाहती है कि 10 साल का रिपोर्ट कार्ड मिले, 10 साल का बताएं हमको कि महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक विषमता ये क्यों बढ़ी, उसके ऊपर वो चर्चा नहीं करना चाहते। तो जनता के सामने खुद एक्सपोज हो रहे हैं। सर, ये पीएम मोदी के कुछ बयानों को लेकर आप यहाँ पीसी कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी धार में थे और पीसी रतलाम में कर रहे हैं, तो ये कांग्रेस की किस रणनीति का हिस्सा है कि आप धार में दिए गए पीएम के बयान को यहाँ पे जो है वो
पलटवार कर रहे हैं? प्रधानमंत्री का दिया गया बयान पूरे देश में चला है, तो इसीलिए रतलाम से भी आवाज जा सकती है अगर आप पहुंचाना चाहो तो। और कुछ सपना जी का चुनाव लड़ रही है इस बार, आपके जो बयान होंगे वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे समझेंगे? देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी क्लियर कट ध्रुवीकरण कर रही है। और क्यों कर रही है? क्योंकि उनको पहले 3 फेज में अब समझ में आ गया है। पहले 2 फेज में उन्होंने क्या मुद्दे चलाए? विकसित भारत, सबका साथ सबका विकास, ये मुद्दे उन्होंने चलाए, राम जन्मभूमि का मुद्दा चलाया। लेकिन 2 फेज खत्म होने के बाद वो तुरंत कहां पर आ गए? मटन, मछली, मंगलसूत्र, वो आ गए मुसलमान, ये तमाम सारे ध्रुवीकरण के मुद्दों पर। क्योंकि उनको पता है कि ध्रुवीकरण करने से उन्हें इजीली वोट मिलेगा, ऐसी उनकी समझ है। लेकिन जनता ये जानती है कि ये लोग जो है ध्रुवीकरण करके वोटों की खेती करना चाहते हैं और जनता के मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते। मेरा फिर से हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके वोट ले रही है। वोट लेगी कि नहीं लेगी ये तो 4 तारीख को पता चलेगा, लेकिन निश्चित रूप से उनका षड्यंत्र यही है, ध्रुवीकरण करना। धन्यवाद। आप अगर मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण से बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से हम पिछला असेंबली का चुनाव नहीं जीत पाए हैं, ये वास्तव स्थिति है। लेकिन साथ ही साथ हम तेलंगाना भी जीते और कर्नाटका के अंदर आपको याद दिलाऊं, इन्होंने इसी तरह से ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया था। इन्होंने बजरंगबली जी को मैदान में उतारा था। किस तरह से मोदी जी खड़े होकर के कह रहे थे, जय बजरंगबली। उस समय भी इन्होंने हिंदू मुसलमान कर्नाटका में करना चाहा, लेकिन कर्नाटका के अंदर हमको 165 सीटें आई, क्लियर मेजॉरिटी। हिमाचल के अंदर भी इन्होंने इसी तरह से करना चाहा, लेकिन हिमाचल के अंदर भी हमको मेजॉरिटी आई और क्लियर मेजॉरिटी आई। और हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने तो खुद कहा कि हम चुनाव हारे, उसके 2 मुख्य कारण हैं, एक तो महंगाई और दूसरा बेरोजगारी। ये जयराम ठाकुर ने खुद कहा। धन्यवाद।